पीर कामिल, उमैरा अहमद का एक मशहूर नॉवेल जो आप सुन सकते हैं ऑडियो में भी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बॉल पॉइंट कोठों में दबाई वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरिया ने मुझसे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश मेरे लिए बहुत अहम है। उसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के आखिरी हिस्से में दीवार के साथ जमीन पर टेक लगाए बैठी थी। एफएससी क्लासेस में आज उनका 8वां दिन था और उस वक्त वो दोनों फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के आखिरी हिस्से में आकर बैठ गई थी। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरिया ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है इमाम? इमाम ने कदरे हैरानी से उसे देखा और सोच पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमाम ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो। इमाम ने फौरन हार मानते हुए कहा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश वो बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो ये है कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो। उसने कहा। क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की जिंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में, और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊंगी तो फिर मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। उसने मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा और? जवेरिया ने कहा, और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ कि जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो उसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। उसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा, और अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? जवेरिया ने कहा, आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पर हर सूरत आऊंगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरून में भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो हो ही नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा जा सकता है? इम्पॉसिबल। इमाम ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे दानों में से एक और दाना मुंह में डाला। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फर्ज करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाती तो फिर तुम क्या करोगी? कैसे रिएक्ट करोगी? इमाम अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जवेरिया बेइख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम लंबी जिंदगी चाहती हो और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ तो फिर जिंदा रहकर क्या करूंगी? सारे प्लान मेरे मेडिकल के हवाले से हैं और ये चीज जिंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश खत्म कर देगी। तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी जिंदगी पाना नहीं। तुम कह सकते हो। अच्छा, अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकुशी करोगी या तबई मौत? जवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तबई मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर ही नहीं सकती। इमाम ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तबई मौत ना सकी तो मेरा मतलब है जल्द ना आई तो फिर तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी जिंदगी गुजारोगी? नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो फिर बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो जिंदा रह ही नहीं सकूंगी। वो यकीन से बोली, तुम जिस कदर खुश मिजाज हो, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो कि रो कर मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। लक फनी। जवेरिया ने इस बार उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमाम ने मौजूद बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दो? बताओ ना, तुम्हें बुरा लगेगा। जवेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। इमाम ने कदम मोड़कर हैरानी से कहा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? जवेरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? इमाम ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी। जवेरिया ने मध्यम आवाज में कहा। आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? मैं इस बात बुरा मानूंगी? इमाम ने इस बार कदरे उलझे हुए अंदाज से पूछा। कहीं तुम्हारी ख्वाहिश ये तो नहीं कि मैं डॉक्टर ना बनूं? इमाम को अचानक याद आया। जवेरिया हंस दी। नहीं, जिंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। उसने कुछ फलसफियाना अंदाज में कहा। पहले बुझवाना छोड़ दो और मुझे बताओ। इमाम ने कहा। मैं वादा करती हूं मैं बुरा नहीं मानूंगी। इमाम ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादा करने के बावजूद तुम मेरी बात सुनने पर बुरी तरह नाराज होगी। बेहतर है कुछ और बात करें। जवेरिया ने कहा। अच्छा मैं अंदाजा लगाती हूं तुम्हारी ख्वाहिश का ताल्लुक मेरे लिए किसी बहुत आम चीज से है, राइट? इमाम ने कुछ सोचते हुए कहा। जवेरिया ने सर हिलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज इतनी अहम हो सकती है कि मैं वो बात करते करते रुक गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नौयत जान नहीं लेती मैं कुछ भी अंदाजा नहीं कर सकती। बता दो जवेरिया प्लीज। अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा तजस्सुस हो रहा है। उसने मिन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से उसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी जिंदगी में फिलहाल जिन चीजों की अहमियत है वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम इसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। इमामा ने संजीदगी से कहा। जवेरिया ने कदरे चौंक कर उसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवेरिया मुस्कुराई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम। जवेरिया ने उसे अपनी ख्वाहिश बताई। इमामा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो शौक थी या हैरत था, जवेरिया अंदाजा नहीं कर सकी, मगर उसके चेहरे के तासुरात ये जरूर बता रहे थे कि जवेरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले उसके हर अंदाजे के बरक्स थे। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बुरा मानोगी। जवेरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर इमामा कुछ कहे बगैर उसे देखती रही। मुंह इस हलक के बल चिल्लाता हुआ दर्द से दोहरा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। उसके सामने खड़े 12 साल लड़के ने अपनी फटी हुई टी-शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट को एक बार फिर पूरी कुव्वत से मुइज़ की टांग पर दे मारा। मुइज़ के हलक से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बात सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में उसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा जो बगैर किसी लिहाज मुरव्वत के उसे इस रैकेट से पीट रहा था जो मुइज़ कुछ देर पहले उसे पीटने के लिए लेकर आया था। इस हफ्ते में उन दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला उसका छोटा भाई था। मुइज़ और उसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे। उनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सिर्फ ज़बानी कलामी बातों और धमकियों तक ही महदूद रहता था, मगर कुछ अरसे से वो दोनों हाथापाई पर भी उतर आते थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों स्कूल से इकट्ठे वापस आए थे और गाड़ी से उतरते हुए उसके छोटे भाई ने बड़ी दृष्टि के साथ पीछे डिग्गी से उस वक्त अपना बैग खींच कर निकाला जब मुइज़ अपना बैग निकाल रहा था। बैग खींचते हुए मुइज़ के हाथ को बुरी तरह दबाई। मुइज़ बुरी तरह मिलाया। तुम अंधे हो चुके हो? वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाज़ी से अंदर जा रहा था। मुइज़ के चिल्लाने पर उसने पलट कर उसको देखा और लाउंज का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मुइज़ के तन बदन में जैसे आग लग गई। वो तेज कदमों से उसके पीछे अंदर चला गया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसके करीब पहुंचते हुए मुइज़ एक बार फिर दहाड़ा। उसने बैग कंधे से उतारकर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। निकालूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ोगे? इतनी हिम्मत है? ये मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। मुइज़ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से उसका बैग खींचते हुए उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। उसने मुइज़ का बैग उठाकर दूर फेंक दिया।
मुइज का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने जमीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे के इंतजार किए बगैर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से मुइज की टांग पर ठोकर मार दी। जवाबन उसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा, जो उसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे उसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद उसकी हलक से कोई आवाज नहीं निकली थी। उसने मुइज की टाई खींचते हुए उसका गला दबाने की कोशिश की। मुइज ने जवाबन उसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। उसे शर्ट की फटने की आवाज आई। उसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा। उसके भाई के हाथ से उसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हाथ तोड़कर दिखाता हूं। मुइज ने उसे गालियां देते हुए लाउंज के कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया। अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट उसके भाई के हाथ में था। उसने पूरी कुव्वत से घुमाकर इतनी बद रफ्तारी के साथ उस रैकेट को मुइज के पेट पर मारा कि वो संभल खुद को बचा भी ना सका। उसने यह बात दी करे उसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दी। अंदर से उन दोनों का बड़ा भाई इश्तियाल के आलम में बाहर लाउंज में आ गया। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। उसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ रैकेट नीचे कर लिया था। और तुम्हें शर्म नहीं आती बड़े भाई को मारते हो? उसकी नजर अब उसके हाथ में पकड़े रैकेट पर गई। नहीं आती। उसने बड़ी डिटाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मुइज ने बुलंद आवाज में सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। श्योर, व्हाई नॉट। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुककर उसने मुइज से कहा, अगली बार तुम बैग लेकर आना। पहले रैकेट से कुछ मजा नहीं आया, तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी। मुइज को इश्तियाल आ गया, तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई होगी। मुइज गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहां कुछ देर पहले वो खड़ा था। मिसेस समांथा रिचर्ड्स ने दूसरी रॉ में खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए उस लड़के को चौथी बार घूरा। वो उस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। वतन को बाहर से नजरें हटाता, एक नजर मिसेस समांथा को देखता, उसके बाद फिर उसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के एक गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन इस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थी। वो डिप्लोमेट की बीवी थी और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ आई थी। टीचिंग उनका प्रोफेशन था और जिस मुल्क में उनके शौहर की पोस्टिंग हुई वो वहां सफारतखाने से मुंसलिक स्कूल्स में पढ़ाती रही। इससे पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाली टीचर मिसेस मेरिन की स्कीम ऑफ वर्क को ही जारी रखते हुए उन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तिदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निजाम दौरान खून की डायग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए उसे समझाना शुरू किया। डायग्राम की वजाहत करते हुए उन्होंने उस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नजरें उस लड़के पर मरकूज रखते हुए उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में एकदम खामोशी से छा गई। उस लड़के ने सर घुमाकर अंदर देखा। मिसेस समांथा रिचर्ड्स से उसकी नजरें मिली। मिसेस समांथा मुस्कुराई और एक बार फिर उन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक उन्होंने इसी तरह बोलते हुए अपनी नजरें उस लड़के पर रखी जो अब अपने सामने पड़ी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था। उसके बाद मिसेस समांथा ने अपनी तवज्जो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकूज कर ली। उनका ख्याल था कि वो खासा शर्मिंदा हो चुका है, दोबारा बाहर नहीं देखेगा। मगर सिर्फ 2 मिनट बाद ही उन्होंने उसे एक बार फिर खिड़की से बाहर मुतवज्जो देखा। वो एक बार फिर बोलते बोलते खामोश हो गई। बिला तवक्कुफ उस लड़के ने गर्दन मोड़कर फिर उनकी तरफ देखा। इस बार मिसेस समांथा मुस्कुराई नहीं, बल्कि कदर संजीदगी से उसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा उस लड़के को देखा तो वो एक बार फिर खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ था। इस बार गैर महसूस तौर पर उनके चेहरे पर कुछ नाराजगी नमदार हुई और वो कुछ झुंझलाते हुए खामोश हुई। और उनके खामोश होते ही उस लड़के ने खिड़की के बाहर से अपनी नजरें हटाकर उनकी तरफ देखा। इस बार उस लड़के के माथे पर भी कुछ शिकने थी। एक नजर मिसेस समांथा को नागवारी से देखकर वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। इसका अंदाजा इस कदर तौहीन आमेज था कि मिसेस समांथा रिचर्ड्स का चेहरा सुर्ख हो गया। साला, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, ये एक लफ्ज़ी जवाब आया। वो चुपती हुई नजरों से उन्हें देख रहा था। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? होप सो, उसने इतने रूड अंदाज में कहा कि समांथा रिचर्ड्स ने एकदम हाथ में पकड़ा हुआ मार्कर कैप से बंद करके टेबल पर फेंक दिया। ये बातें तो फिर यहाँ आओ, ये डायग्राम बनाकर इसको लेबल करो। उन्होंने स्पंज के साथ राइटिंग बोर्ड को साफ करते हुए कहा। ये बात दिखकर लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। उन्होंने क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स को आपस में नजरों का तबादला करते हुए देखा। वो लड़का अब सर्द नजरों के साथ समांथा रिचर्ड्स को देख रहा था। जैसे ही उन्होंने राइटिंग बोर्ड से आखिरी निशान साफ किया, वो अपनी कुर्सी से एक झटके के साथ उठा। तेज कदमों के साथ उसने टेबल पर पड़ा हुआ मार्कर उठाया और बरकरारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायग्राम बनाने लगा। पूरे 2 मिनट 57 सेकंड के बाद उसने मार्कर पर कैप लगाकर उसे मेज पर उसी अंदाज में उछाला जिस अंदाज में समांथा रिचर्ड्स ने उछाला था और समांथा की तरफ देखे बगैर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मिसेस रिचर्ड्स ने उसे मार्कर उछालते या अपनी कुर्सी की तरफ जाते नहीं देखा। वो बेयकीन के आलम में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से भी कम समय बनाई जाने वाली इस लेबल डायग्राम को देख रही थी जिसे बनाने में उन्होंने 10 मिनट लिए थे और वो उनकी डायग्राम से ज्यादा अच्छी थी। वो कहीं भी मामूली से गलती भी नहीं ढूंढ सकी। कुछ खफीफ सी होते हुए उन्होंने गर्दन मोड़कर एक बार फिर लड़के को देखा। वो फिर खिड़की से बाहर देख रहा था। वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से इमामा की आवाज आई। कौन है? इमामा, मैं हूं, दरवाजा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज सुनाई दी। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाजा खोल दिया। इमामा उसकी जानिब पुश किए अपने बैग की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं। वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। बस नींद आ रही थी मुझे। वो बैग पर बैठ गई। वसीम उसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेख्तियार उसके मुंह से निकला। इमामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी और वो उसे नजर चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा था। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने उसके पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर टेंपरेचर चेक करने की कोशिश की। कहीं बुखार तो नहीं है? उसने कुछ तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ छोड़ दिया। बुखार तो नहीं है, तो फिर तुमको टैबलेट ले लेती? मैं ले चुकी हूँ। अच्छा तुम सो जाओ, मैं बातें करने आया था, मगर अभी इस हालत में क्या बातें करूंगा तुमसे? वसीम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इमामा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी उठकर उसके पीछे थे और वसीम के बाहर निकलते ही उसने दरवाजे को फिर लॉक कर लिया। बेड पर ऊँधे मुँह लेकर उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। वो एक बार फिर हिचकियों के साथ रो रही थी। 13 साल का वो लड़का उस वक्त टीवी पर म्यूजिक शो देखने में मसरूफ था जब तय्यबा ने अंदर झांका। बेयकीनी से उन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर कुछ नाराजगी के आलम में अंदर चली गई। ये क्या हो रहा है? उन्होंने अंदर आते ही कहा। टीवी देख रहा हूं। उसने टीवी से नजरें नहीं हटाई। टीवी देख रहा हूं? गॉड सेक, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं? तय्यबा ने उसके सामने आते हुए कहा। सो व्हाट? उस लड़के ने इस बार कुछ काफी से कहा। सो व्हाट? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में किताबों के दरमियान होना चाहिए, ना कि यहाँ इस बेहुदा शो के सामने। तय्यबा ने डांटा। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ, आप सामने से हट जाएं। उसके लहजे में नागे वाली थी। फिर भी उठो और अंदर जाकर पढ़ो। तय्यबा ने इस तरह खड़े खड़े से कहा। ना मैं यहाँ से उठूंगा, ना अंदर जाकर पढ़ूंगा। मेरी स्टडीज और पेपर्स मेरा मसला है, आपका नहीं। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती स्टडीज की, तो इस वक्त तुम यहाँ बैठे होते। स्टेप असाइड। उसने तय्यबा के जुमले को नजरअंदाज करते हुए बड़ी बदतमीजी के साथ साथ हाथ के इशारे से कहा।
आज तुम्हारे पापा आ जाए तो उनसे बात करती। तैयबा ने उसे धमकाने की कोशिश की। अभी बात कर ले, क्या होगा, पापा क्या करेंगे? जब मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे जितनी तैयारी करनी है मैंने कर लिया है, तो फिर आपको क्या मसला है? ये तुम्हारे सारा इम्तिहान है, तुम्हें एहसास होना चाहिए इस बात का। तैयबा ने यकदम अपने लहजे को नरम करते हुए कहा, मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं हूं कि मेरे आगे पीछे फिरना पड़े आपको। मैं अपने मामलों में आपसे ज्यादा समझदार हूं, इसलिए थर्ड क्लास किस्म के जुमले मुझसे न बोला करें। एग्जाम्स हो रहे हैं, स्टडीज पर ध्यान दो। इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। मैं तुम्हारे पास से बात करूंगी। व्हाट रबिश। वो बात करते करते गुस्से में सोफे से उठकर खड़ा हो गया। हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट उसने पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार पर दे मारा और पांव पटकता हुआ कमरे से निकल गया। तैयबा कुछ बेबसी और खिफत के आलम में उसे कमरे से बाहर निकलता हुआ देखती रही। फ्लोमिना फ्रांस ने अपने हाथ में पकड़े हुए पैकेट मेज पर रखते हुए एक नजर हॉल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में भी 10 मिनट बाकी थे और हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स किताबें, नोट्स और नोटबुक्स पकड़े तेजी से सफे आगे पीछे करते उन पर आखिरी नजर डाल रहे थे। उनकी जिस्मानी हरकत से उनकी परेशानी और इज़्तिराब का इज़हार हो रहा था। फ्लोमिना फ्रांस के लिए ये एक बहुत मानूस सीन था। फिर उनकी नजरें हॉल के तकरीबन दरमियान में बैठे हुए सालार पर जाती रहीं। 25 स्टूडेंट्स में उस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग रख के बैठा था। एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने जूते पर मारते हुए वो इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फ्लोमिना के लिए ये सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साल कैरियर में उन्होंने पेपर के दौरान सालार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते पाया था। 9:02 पर उन्होंने सालार के पास से गुजरते हुए एमसीक्यूज पर मबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमा दिया। 30 मिनट के बाद उसे वो पेपर उनसे लेना था। 9:10 पर उन्होंने सालार को अपनी कुर्सी से खड़ा होकर देखा। उसे खड़े होते ही हॉल में उसके पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स ने सर उठाकर उसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए फ्लोमिना फ्रांस की तरफ जा रहा था। फ्लोमिना फ्रांस के लिए ये भी नया सीन नहीं था। वो पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो 8 मिनट में हल करके उनके सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो, उन्होंने ये जुमला से नहीं कहा। वो जानती थी कि इसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूं। और अगर उसे एक बार फिर पेपर देखने पर मजबूर करती तो वो हमेशा की तरह पेपर ले जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रखकर बाजू सीने पर लपेट कर बैठ जाता। उन्हें याद नहीं था कि कभी उसने उनके कहने पर पेपर को दोबारा चेक किया हो और वो ये तस्लीम करती थी कि उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। उसके पेपर में किसी एक भी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सालार, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर पर नजर डालते हुए कहा कि मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वो उनकी बात पर खफीफ अंदाज मुस्कुराया। आपकी ये ख्वाहिश उस सूरत में पूरी हो सकती है मैम, अगर मैं ये पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है 150 साल की उम्र में तुम ये पेपर 10 मिनट में करोगे। इस बात को हंसा और वापस मुड़ गया। फ्लोमिना फ्रांस ने एक नजर उसके पेपर के सफात को उलट पलट कर देखा। एक सरसरी सी नजर भी उन्हें ये बताने के लिए काफी थी कि वो इस पेपर में कितने नंबर कमाएगा। 0। सलमा ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है मामा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम। हाँ मैं, मुझे किताबें ही लेनी थी, मगर किसी को तोहफे में देने के लिए। किसको तोहफा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, उसकी सालगिरह है, उसके लिए खरीदा है। कोरियर सर्विस के जरिए भिजवा दूंगी क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ फिर मुझे तो ये पैकेट, मैं वसीम को दूंगी, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं अभी नहीं भिजवाऊंगी, अभी उसकी सालगिरह की तारीख नहीं आई। सलमा को लगा जैसे वो एकदम घबरा गई हो। उन्हें हैरानी हुई, क्या ये घबराने वाली बात थी? 3 साल पहले इमामा की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, उन्हें और उनके शौहर हाशिम को। वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फिक्रमंद थी और हाशिम उनसे ज्यादा। मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे, खासतौर पर असजद से उसकी निस्बत तय करके। वो जानती थी कि इमामा असजद को पसंद करती है और सिर्फ वही नहीं, असजद को कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि असजद से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और उसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफी थी, मगर बाज़ दफा उन्हें लगता जैसे वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है। फिर वक्त भी कहाँ होता है उसके पास। सलमा हमेशा खुद को तसल्ली दे लेती। वो उनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वो शादी कर चुकी थी। एक बेटे की भी शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे और इमामा गैर शादीशुदा थे। अच्छा ही है कि ये संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है। उन्हें जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए उतना ही अच्छा है। सलमा ने गहरी सांस लेते हुए इमामा से नजरें हटाई। वो छुट्टियों में घर आई हुई थी और जितने दिन वो यहाँ रहती उनकी नजरों से पर मरकूज रहती। पता नहीं कि साजिद कहाँ रह गया। जो भी काम उसके जिम्मे लगा बस भूल ही जाओ। उन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख्याल आया जिसके पीछे वो लाउंज में आई थी। बड़बड़ाते हुए वो लाउंज से निकल गई। ये न्यू ईयर नाइट थी। नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटों से अपने मोटरसाइकिल्स पर शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ था। उनमें से चंद ने अपने माथे पर चमकदार बैंड्स बांधे हुए थे जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगामात दर्ज थे। वो लोग 1 घंटा पहले पोश इलाके की एक बड़ी सुपरमार्केट में मौजूद थे और वहां वो मुख्तलिफ सड़कों पर आवाज़ें करते रहे थे। अपनी बाइक पर सवार मुख्तलिफ चक्कर लगा रहे थे। उनके पास फायर क्रैकर्स मौजूद थे जिन्हें वो वक्तन चला रहे थे। 11:45 बजे वो जिमखाने के बाहर मौजूद थे जहां पार्किंग लॉट गाड़ियों से भर चुका था। ये गाड़ियां उन लोगों की थीं जो जिमखाने में नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। उन लड़कों के पास भी इस पार्टी के दावती कार्ड मौजूद थे क्योंकि उनमें से तकरीबन तमाम के वालिदैन जिमखाने के मेंबर्स थे। वो लड़के अंदर पहुंचे तो 11:55 हो रहे थे। चंद मिनटों बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट्स ऑफ हो जाती थी और उसके बाद बाहर लॉन में आतिशबाजी के एक मुजाहरे के साथ नया साल शुरू होने पर लाइट्स ऑन होना थी। इसके बाद तकरीबन तमाम रात वहां रक्स के साथ साथ शराब पी जाती जिसका एहतमाम नए साल की तकरीब के लिए जिमखाने की इंतजामिया खास तौर पर करती थी। लाइट्स ऑफ होते ही वहां एक तूफान बदतमीजी का आगाज हो जाता था और वहां मौजूद लोग उसी तूफान बदतमीजी के लिए वहां आते थे। 15 साल वो लड़का भी 10 लड़कों के ग्रुप के साथ आने के बाद उस वक्त डांस फ्लोर पर रॉक बीट पर डांस कर रहा था। डांस में उसकी महारत काबिल थी। 12 बजने में 10 सेकंड रह जाने पर लाइट्स ऑफ हो गई और ठीक 12 बजे लाइट्स एकदम दोबारा ऑन कर दी गई। अंधेरे के बाद सेकंड गिनने वालों की आवाजें अब शोर और खुशी के कहता हूं और चीखों में बदल गई थी। चंद सेकंड पहले थम जाने वाला म्यूजिक एक बार फिर बजाया जाने लगा। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया जहां बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। उन्हीं लड़कों के साथ बियर के कैन पकड़े वो वहां मौजूद एक गाड़ी की छत पर चढ़ गया। उस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट की जेब से बियर का एक भरा हुआ कैन निकाला और पूरी कुव्वत से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी की विंड स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंड स्क्रीन चूर हो गई। वो लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा कैन पीता रहा। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लाउंज के सोफों में से एक सोफे पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था मगर वक्तन फवक्तन नजर उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था जहां कामरान अपनी जद्दोजहद में मसरूफ था। ठीक आधे घंटे बाद उसने नोटबुक बंद करके सामने बड़ी मेज पर रख दी। फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाई रुकी। दोनों टांगे सामने बड़ी मेज पर रखकर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा जहां कामरान अपने तमाम चांसेस जाहिर करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूं मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा मुझे दिखाओ। उसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से लिया।
कामरान ने देखा पहले 20 सेकंड ही सालार उसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था उसी स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ पाया था। जो ट्रैक उसे बहुत मुश्किल लग रहा था वो सालार के सामने एक बचकाना चीज महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था उसी स्पीड पर कामरान के लिए उस पर नजर जमाना मुश्किल हो गया, जबकि सालार इस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करके देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी? वो जान गया था कि रिमोट अब सालार के हाथ की बजाय मेज पर पड़ा था। वो भी नोटबुक उठाकर खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर उसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है। कामरान ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फलांगते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। कामरान होंठ भींचे 7 हिस्सों पर मबनी उस स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के कोने में जगमगा रहा था। कुछ न समझ आने वाले अंदाज में उसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिससे वो गायब हुआ था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। अशरत को उलझन होने लगी। इमामत की कनगुनी थी जितनी उसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में उसने गिनती के लफ्ज़ बोले थे। वो उसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। उन दोनों के निस्बत ठहराए जाने के बाद भी इब्तिदाई साल में उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अशरत को उससे बात करके खुशी महसूस हो रही थी। वो बला के हाथ से जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो एकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। अशरत को बात दफा यूं महसूस होता जैसे उससे बात करते हुए वो हद दर से मोहतात रहती थी। कभी वो उलझी हुई महसूस होती और कभी उसे उसके लहजे में अजीब सी सड़महरी महसूस होती। उसे लगता वो जल्द से जल्द उसे छुटकारा पाकर उसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। उस वक्त वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता कि मैं खामखा ही तुम्हारे लिए यहाँ आने का तरद्दुद करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि मैं आऊँ या ना आऊँ। अशरत ने गहरी सांस लेकर कहा। वो उसके मुकाबले लॉन्च चेयर पर बैठी दूर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। अशरत की शिकायत पर उसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नजरें बेल से हटाकर अशरत पर मरकूज कर दी। अशरत ने सवाली नजरों से उसे देखा, मगर वो खामोश रही तो उसने लफ्जों में कुछ रद्द-बदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमाम। क्यों, ठीक कह रहा हूं मैं? अब मैं क्या कह सकती हूं इस पर? तुम कम से कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुठला सकती हो। ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूं और ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। इमाम ने उसकी बात काट कर कहा। उसका लहजा अब भी उतना ही ठंडा और चेहरा उतना ही बेतासुर था जितना पहले था। अशरत एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो और मैं बाकी गलत सोच रहा हूं, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूं। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार अशरत को उसकी आवाज में कुछ नाराजगी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से तुम मेरी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती। हालांकि मैं अपनी बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? अशरत को इस बार बात करते हुए वो कुछ मजीद खफा महसूस हुई। मैंने ये कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बार बार मुझे लगता है कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि तुम ठीक हो तो मैं उसका जवाब हाँ या नहीं में ही दूंगी। हाँ और नहीं के अलावा सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे वो दे दें, मैं कर दूंगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी कुछ कहा जा सकता है और कुछ नहीं तो जवाब मेरा हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका क्या हाल पूछूं? जाहिर अगर आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे मुझसे बातें कर रहे हैं तो इसका वाज़ेह मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर के बिस्तर पर पड़े होते। ये फॉर्मेलिटी होती है मामा। अरे आप जानते नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज पर यकीन नहीं रखती। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। अशरत जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, बंदा कोई और बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफियात के बारे में ही कुछ बता देता है। अशरत, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिजनेस करते हैं, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं। आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन, ट्रेंड बुलिश था या बेयरिश इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, या अगली कंसाइनमेंट कहां भेज रहे हैं, इस बार गवर्नमेंट ने आपको कितनी रिबेट दी, उसका लहजा अब भी उतना ही सर था। या आपसे एनाटॉमी डिस्कस करूं, कौन से अवामिल इंसान की जिगर को मुतासिर करते हैं, बाईपास सर्जरी में साल कौन सी नई टेक्निक इस्तेमाल की गई है, दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने से कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है। तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं। अब इनके बारे में डिस्कशन से आप और मैं मोहब्बत और बेतकल्लुफी की कौन सी नई मंजिल तय करेंगे, वो मेरी समझ से बाहर है। अशरत का चेहरा सुर्ख हो गया। अब उस लम्हे को कोस रहा था जब उसने इमामा से शिकायत की थी। और भी तो मसरूफियात होती है इंसान की। अशरत ने कदरे कमजोर लहजे में कहा, नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरी तो और कोई मसरूफियात नहीं है। इमाम ने कतईयत से सर हिलाते हुए कहा, पहले भी तो हम दोनों आपस में बहुत सी बातें करते थे। इमाम ने उसकी बात काट दी। पहले की बात छोड़ी, अब मैं वक्त ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हैरत मुझे आप पर हो रही है कि आप बिजनेसमैन होकर इतनी इमेच्योर और इमोशनल सोच सकते हैं। आपको तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। अशरत कुछ ना बोल सका। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो हम दोनों जानते हैं। अब अगर आप मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच को बेइत्तेफाकी, बेनियासी, नाराजी समझें तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह यहाँ मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता। वो एक लम्हे के लिए रुकी। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपके आने या आने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, हकीकत यह है कि हम दोनों ही बहुत मसरूफ रहते हैं। हम मॉडर्न एज की पैदावार है। ना मैं कोई हीर हूँ और ना प्रांजल के फरीज से ताल्लुक रखते हैं कि मेरे लिए घंटों ये फरीजा सर अंजाम दें। सच यही है कि फर्क बाकी नहीं पड़ता कि हम दोनों मिलें या ना मिलें, बातें करें या ना करें, हमारा रिश्ता वही रहेगा जो अब है। या आपको लगता है इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? अगर अशरत के माथे पर पसीना नहीं आया था तो इसकी वाहिद वजह दिसंबर का महीना था। उन दोनों की उम्र में 8 साल का फर्क था, मगर उस वक्त पहली बार अशरत को यह फर्क 18 साल का महसूस हुआ। वो उसे अपने आप से 18 साल बड़ी लगने लगी थी। 2 हफ्ते पहले वो 19 की हुई थी, मगर इस वक्त अशरत को लग रहा था जैसे वो टीनेज से सीधी अधेड़ उम्र में चली गई थी। वो खुद एक बार फिर रिटेन में आ गया था। टांग पर टांग रखते अशरत के चेहरे पर नजर जमाए उसी बेतासुर अंदाज में उसके जवाब की मुंतजिर थी। अशरत ने कुर्सी के हत्थे पर टिके उसके हाथ में मम्मी की अंगूठी को देखा और थनकार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं सिर्फ इसलिए डिस्कशन की बात कर रहा था कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अशरत, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, जानती हूँ, और ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप समझते हैं कि हमारे दरमियान अभी भी किसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की जरूरत है। मेरा ख्याल था हम दोनों के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। वो अशरत का दिन नहीं था। अशरत ने एतराफ किया। और अगर आपको ख्याल है कि एनाटॉमी और बिजनेस को डिस्कस करके हम कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो ठीक है, आइंदा हम ये डिस्कस कर लिया करेंगे। इमामा के लहजे में लापरवाही का अंसर था। तुमको मेरी बात बुरी लगी है? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी? उसके लहजे में मौजूद हैरत के अंसर ने अशरत को मजीद शर्मिंदा कर दिया। शायद मैंने गलत बात की है, शायद नहीं, यकीनन। उसने तीनों लफ्जों पर बारी बारी जोर देते हुए कहा, तुम जानते हो मेरे नजदीक रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है। मेरे बहुत से ख्वाब हैं इस रिश्ते के हवाले से, तुम्हारे हवाले से। अशरत ने गहरा सांस लेकर कहा। इमामा बेतासुर चेहरे के साथ उसी बेल को देख रही थी। शायद इसलिए मैं जरूरत से ज्यादा एहसास हो जाता हूँ। मुझे इस रिश्ते के हवाले से कोई खौफ नहीं है। मैं जानता हूँ ये रिश्ता हम दोनों की मर्जी से हुआ है। वो उसके चेहरे पर नजर जमाए बड़े जज्ब से कह रहा था और एकदम ही उसे एक बार फिर एहसास होने लगा था जैसे वो वहां मौजूद नहीं थी, उसकी बात नहीं सुन रही थी। अशरत को लगा वो एक बार फिर खुद से बातें कर रहा था। एक बहुत बड़ी कोठी के अंदर में मौजूद टैक्सी से म्यूजिक की आवाजें बाहर लॉन तक आ रही थी। बाहर मौजूद कोई भी शख्स टैक्सी के अंदर मौजूद लोगों की कुव्वत बर्दाश्त पर हैरानी का इजहार कर सकता था, लेकिन वो टैक्सी के अंदर मौजूद लोगों की हालत देख लेता तो वो उस हैरान कुन कुव्वत बर्दाश्त की वजह जान जाता। टैक्सी में मौजूद 6 लड़के जिस हालत में थे उस हालत में उससे ज्यादा तेज और बुलंद म्यूजिक भी उन पर असरअंदाज ना हो सकता था। और जहां तक साथ में लड़के का ताल्लुक था तो वो ऐसी किसी चीज से मुतासिर नहीं होता था। एनेक्सी का वो कमरा उस वक्त धुएं के मरगोलों और अजीब किस्म की बू से भरा हुआ था। कालीन पर एक मशहूर रेस्टोरेंट से लाए गए खानों के खुले हुए डब्बे और डिस्पोजेबल प्लेट्स, चमचे भी पड़े थे। कालीन पर खाने पीने की बची कुछ चीजें और हड्डियां भी इधर उधर फेंकी गई थी। सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें भी इधर उधर लुढ़क रही थी। केचप की बोतल से निकलने वाली केचप कालीन को कुछ और बदनुमा बना रही थी। वो 7 लड़के उसी कालीन पर एक दूसरे से कुछ फासले पर विराजमान थे। उनके सामने कालीन पर बियर के खाली कैंस का एक ढेर भी लगा हुआ था।
और तफरीक का ये सिलसिला वहीं तक नहीं रुका था। उस वक्त वो इन ड्रग्स को इस्तेमाल करने में मसरूफ थे, जिनका इंतजाम उनमें से किसी एक ने किया था। पिछले 2 माह में वो तीसरी बार इस एडवेंचर के लिए इकट्ठे हुए थे और 3 मौके पर वो 4 मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स इस्तेमाल कर चुके थे। पहली बार उन्होंने वो ड्रग इस्तेमाल की थी जो उनमें से एक को अपने बाप के दराज से मिली थी। दूसरी बार उन्होंने जो ड्रग इस्तेमाल की थी वो उन्होंने अपने स्कूल फेलोज के तवज्जुह से इस्लामाबाद के क्लब से खरीदी थी। और इस बार वो जो ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्होंने एक ट्रिप पर रावलपिंडी की एक मार्केट में अफवाह से खरीदी थी। तीनों मौकों पर उन्होंने उन ड्रग्स के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल किया था, जिसका हुसूल उनके लिए मुश्किल नहीं था। उस वक्त 3-7 लड़कों में से 6 लड़के पूरी तरह नशे में थे। उनमें से एक अभी भी कांपते हाथों के साथ ड्रग्स को सूंघने की कोशिश कर रहा था, जबकि 2 लड़के सिगरेट पीते हुए बाकी लड़कों के साथ टूटी फूटी गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ 7वां लड़का मुकम्मल तौर पर होश में था। उस लड़के का चेहरा पिंपल से भरा हुआ था और उसके गले में मौजूद एक सियाह तंदूरी में 3-4 तांबे की अजीब सी शक्लों के जेवरात रोए हुए थे। एल्विस प्रेस्ली स्टाइल से कॉलर वाली एक चेकदार डार्क ब्लू शर्ट के साथ एक बेहुदा सी सुरमई जींस पहने हुआ था, जिसके दोनों घुटनों पर मैडोना का चेहरा पेंट किया गया था। उसने आंखें खोलकर अपने दाएं तरफ मौजूद लड़कों पर एक उचटती नजर डाली। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, मगर उस सुर्खी के बावजूद ऐसा कोई तासुर नहीं दे रही थी कि वो बाकी लड़कों की तरह मुकम्मल तौर पर नशे की गिरफ्त में था। चंद मिनट उन्हें देखने के बाद उसने सीधे होते हुए डिबिया में मौजूद बाकी ड्रग्स कोन में डाल दी और एक छोटे से स्ट्रॉ के साथ उसे सूंघने लगा। काफी देर बाद उसने स्ट्रॉ को एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ की पोर पर थोड़ी सी ड्रग रखकर जबान की नोक के साथ कुछ दिलचस्पी, तजस्सुस मगर एहतियात के साथ उसे देखा। दूसरे हिला में उसने बर्क रफ्तारी के साथ अपने बाएं जानिब थूका। ड्रग यकीनन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा सुर्ख हो रही थीं, मगर अभी भी वो अपने होश हवास में था। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा हो रहा था कि वो अपनी सरगर्मी से कुछ ज्यादा महसूस नहीं हुआ। 1-2 मिनट के बाद उसने अपने पास कालीन पर पड़े हुए बियर के केन से चंद घूंट लेते हुए ड्रग्स के जायके को साफ करने की कोशिश की। केन रखने के बाद वो चंद मिनट तक कोन में मौजूद ड्रग्स को देखता रहा। दूसरे 6 लड़के उस वक्त नशे में पूरी तरह धुत पेट पर औंधे सीधे पड़े थे, मगर वो अभी उसी तरह बैठा केन में मौजूद बियर के घूंट लेते हुए पुरसोच अंदाज में उन सबको देखता रहा। उसकी आंखें मुतव्वरिम हो रही थीं, मगर उन्हें मौजूद चमक बता रही थी कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पर नशे में नहीं है। ये उसके साथ तीसरी बार हुआ था। पहली 2 बार ड्रग्स इस्तेमाल करने के बाद वो इसी तरह बैठा रहा था, जबकि उसके दोस्त बहुत जल्द नशे में धुत हुए थे। रात के पिछले पहर वो लोगों को इसी हालत में छोड़कर खुद घर आ गया था। आज भी वो यही करना चाहता था। कमरे के अंदर मौजूद ड्रग की बू से अब पहली बार वो उलझने लगा। उसने खड़े होने की कोशिश की और वो लड़खड़ाया। अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए वो सीधा खड़ा हो गया। नीचे झुककर उसने कारपेट से की रिंग, वॉलेट और क्रेडिट कार्ड उठाए। फिर आगे बढ़कर उसने स्टीरियो को बंद कर दिया। अपनी मुतवल्लिम और सुर्ख आंखों से उसने कमरे में एक नजर दौड़ाई, यूं जैसे वो कोई चीज याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर नीचे बैठकर उसने जॉकर्स पहने, उनके तस्मों को टखनों के गिर्द लपेटकर गिरा बांधी। फिर दरवाजे का लॉक खोलकर वो बाहर निकल गया। रोशनी से यकदम वो कॉरिडोर की तारीकी में आ गया था। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए वो एनेक्सी के बैरूनी दरवाजे को खोलता हुआ बाहर लॉन में आ गया। एनेक्सी की सीढ़ियां उतरते हुए अपनी नाक से कोई चीज बहती महसूस हुई। बायां हाथ उठाकर उसने अपने ऊपरी होंठ पर रखा। उसकी उंगलियां चिपचिपाने लगी थी। उसने हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को एनेक्सी की बैरूनी लाइट की रोशनी में देखा। उसके पोरों पर खून के कतरे लगे हुए थे। उसने अपनी ट्राउजर की जेब टटोलते हुए अंदर से एक रुमाल बरामद किया और अपनी पोरों पर लगा खून साफ किया। उसके बाद उसी रुमाल के साथ उसने अपनी नाक से चमकने वाला खून साफ किया। उसे अपने हलक में कोई चीज चुभती हुई महसूस हुई। उसने खंगार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। उसे अब अपने सीने में घुटन का एहसास होने लगा। चंद गहरी सांस लेकर उसने घुटन को कम करने की कोशिश की। वहीं खड़े खड़े उसने 2-3 बार नीचे थूका और एक बार फिर सीढ़ियों करने के लिए कदम बढ़ाया। वो एकदम ठटक कर रह गया। उसकी नाक में अजीब सी सनसनाहट हुई और फिर एकदम कोई चीज पूरी कुवत से बहने लगी। वो बेख्तियार कमर के बल झुक गया। एक धार की सूरत में उसकी नाक से निकलने वाला खून सीढ़ियों पर गिरने लगा था। मार्बल पर फिसलता हुआ खून वो उसे देखता रहा। गोल्फ क्लब में तकरीबन तकसीम इनामात मुनक़्क़िद की जा रही थी। 16 साल सालार सिकंदर भी अंडर 16 की कैटेगरी में 7 अंडर पार के स्कोर के साथ पहली पोजीशन की ट्रॉफी वसूल करने के लिए मौजूद था। सिकंदर उस्मान ने सालार सिकंदर का नाम पुकारे जाने पर तालियां बजाते हुए उस ट्रॉफी कैबिनेट के बारे में सोचा, जिसमें इस साल उन्हें कुछ मजीद तब्दीलियां करवानी पड़ेंगी। सालार को मिलने वाली शील्ड्स और ट्रॉफीज की तादाद इस साल पिछले सालों जैसी ही थी। उनके तमाम बच्चे ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर सालार सिकंदर बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ट्रॉफीज, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स के मामले में वो सिकंदर उस्मान के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 150 IQ लेवल के हामिल उस बच्चे का मुकाबला करना उनमें से किसी के लिए भी मुमकिन था भी नहीं। फखरी अंदाज में तालियां बजाते हुए सिकंदर उस्मान ने दाएं तरफ बैठी अपनी बीवी से सरगोशी में कहा, ये गोल्फ में उसकी 13वीं और इस साल की चौथी ट्रॉफी है। हर चीज का हिसाब रखते हो तुम। उसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए जैसे कदरे सताइशी अंदाज में अपने शौहर से कहा, जिसकी नजरें उस वक्त मेहमान खुसूसी से ट्रॉफी वसूल करते हुए सालार पर मरकूज थी। सिर्फ गोल्फ का और क्यों, वो तुम अच्छी तरह जानती हो। सिकंदर उस्मान ने अपनी बीवी को देखा जो साइड की तरफ जाते हुए सालार को देख रही थी। आई बेट अगर ये उस वक्त मुकाबले में शिरकत करने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल रहा होता तो भी उस वक्त उसके हाथ में यही ट्रॉफी होती। सिकंदर उस्मान ने बेटे को दूर से देखते हुए कुछ फखरी अंदाज में दावा किया। सालार अब अपनी सीट के अतराफ में मौजूद दूसरी सीटों पर मौजूद दूसरे इनामात हासिल करने वालों से हाथ मिलाने में मसरूफ था। उसकी बीवी को सिकंदर उस्मान के दावे पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी सालार के बारे में ये एक बात का जज्बाती जुमला नहीं था, वो वाकई इतना ही गैर मामूली था। उसे 2 हफ्ते पहले अपने भाई जुबैर के साथ इसी गोल्फ कोर्स पर 18वां होल पर खेले जाने वाला गोल्फ मैच याद आया। रफ में तफाकत गिर जाने वाली एक बॉल को वो जिस सफाई और महारत के साथ वापस ग्रीन पर लाया था, उसने जुबैर को महव हयात कर दिया। वो पहली बार सालार के साथ गोल्फ खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा 18 होल के खात्मे तक किसी को भी ये याद नहीं था कि उसने ये जुमला कितनी बार बोला था। रफ से खेले जाने वाली शॉट ने अगर उसे महव हैरत किया था तो सालार सिकंदर के पटर्स ने उसे दम बखुद कर दिया था। गेंद को होल में जाते देखकर उसने क्लब के सारे खड़े खड़े सिर्फ गर्दन मोड़कर आंखों ही आंखों में सालार सिकंदर और उसके होल के दरमियान मौजूद फासले को नापा था और जैसे बेयकीनी से हिलाते हुए सालार को देखा। आज सालार साहब अच्छा नहीं खेल रहे। जुबैर ने मुड़कर बेयकीनी के आलम में अपने पीछे खड़े कैडी को देखा जो गोल्फ कार्ट को पकड़े सालार को देख के बड़बड़ा रहा था। अभी अच्छा नहीं खेल रहा। जुबैर ने इस्तेहज़ाज़ी अंदाज में क्लब के कैडी को देखा। हाँ साहब, वरना बॉल कभी रफ में ना जाती। कैडी ने बड़े मामूली अंदाज में उन्हें बताया, आप आज यहाँ पहली बार खेल रहे हैं और सालार साहब पिछले 7 साल से यहाँ खेल रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। कैडी ने जुबैर की मालूमात में इजाफा किया और जुबैर ने अपनी बहन को देखा जो फखरी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा और अगली बार खेल की जगह का इंतखाब भी मैं करूंगा। जुबैर ने कुछ खिफत के आलम में अपनी बहन के साथ सालार की तरफ जाते हुए देखा। एनी टाइम एनी प्लेस, उन्होंने सालार की तरफ अपने भाई को पूरे एतमाद अंदाज में चैलेंज करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस वीकेंड पर टी और डी के साथ कराची बुलाना चाहता हूं। उन्होंने सालार के करीब पहुंचकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सालार मुस्कुराया, इसलिए मेरे बिहाफ पर तुम्हें कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ एक मैच खेलना है। मैं इस बार इलेक्शंस में उससे हारा हूं। वो अगर किसी से गोल्फ का मैच हार गया तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा और वो भी एक बच्चे के हाथों। सो लेट्स सेटल दिस कोर्स। वो अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सालार के माथे पर चंद बंद नमूदार हो गए थे। बच्चा, उसने उनके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज लफ्ज़ पर जोर देते हुए दोहराया, मेरा ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18 होल्स का एक और गेम खेलना पड़ेगा। अजद दरवाजा खोलकर अपनी मां के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? अजद सोफे पर बैठ गया। आप हाशिम अंकल की तरफ नहीं गई? नहीं, क्यों, खास बात है? हाँ, इमाम इस वीकेंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे। तुम गए थे वहाँ? शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो खासी अरसे बाद आई है। शकीला को याद आया। हाँ, 2 माह बाद शकीला को अजद कुछ उलझा हुआ लगा। कोई मसला है? अम्मी, मुझे इमामा पिछले काफी अरसे से बहुत बदली लग रही है। उसने गहरा सांस लेते हुए कहा। बदली? क्या मतलब? मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता, बस उसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है।
अरशद ने कंधे उचकाते हुए कहा, आज तो एक मामूली सी बात पर नाराज हो गई, पहले जैसी कोई बात नहीं रही उसमें। मैं समझ नहीं पा रहा उसे हुआ क्या है। तुम्हें वहम हो गया होगा अरशद, उसका रवैया क्यों बदलने लगा? तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती होकर सोच रहे हो। शकीला ने उसे हैरानी से देखा। नहीं अम्मी, पहले मैं भी यही समझ रहा था कि शायद मुझे वहम हो गया है, लेकिन अब खासतौर पर आज मुझे अपने ये एहसास वहम नहीं लगे। वो बहुत उखड़े अंदाज से बात करती रही मुझसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसका रवैया क्यों बदल गया है? शकीला ने ब्रश मेज पर रखते हुए कहा, ये तो मुझे नहीं पता। तुमने पूछा उससे? एक बार नहीं कई बार, फिर हर बार आपकी तरफ वो भी ये कहती है कि मुझे गलतफहमी हो गई है। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, कभी कहती है स्टडीज की वजह से ऐसा है, कभी कहती है कि वो मैच्योर हो गई है इसलिए। ये ऐसी कोई गलत बात तो नहीं है, हो सकता है वाकई ये बात हो। शकीला ने कुछ सोचते हुए कहा, अम्मी बात संजीदगी की नहीं है, मुझे लगता है वो मुझसे कतराने लगी है। अरशद ने कहा, तुम फजूल बात कर रहे हो अरशद, मैं नहीं समझती कैसी कोई बात होगी। वैसे भी तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की आदत से वाकिफ हो। शकीला को बेटे के खदशात बिल्कुल बेमानी लगे। जाहिर है उम्र के साथ साथ कुछ तब्दीलियां आ ही जाती हैं। अब बच्चे तो नहीं रहे हो तुम लोग, तुम मामूली मामूली बात पर परेशान होने की आदत छोड़ दो। उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा, वैसे भी हाशिम भाई अगले साल उसकी शादी कर देना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि वो बाद में अपनी तालीम मुकम्मल करती रहेगी, कम से कम वो तो अपने फर्ज से बुकदोश हो जाए। शकीला ने इंकिशाफ किया। अंकल ने ऐसा कहा? अरशद कुछ चौंका। कई बार कहा है, मेरा ख्याल है वो लोग तो तैयारियां भी कर रहे हैं। अरशद ने एक इत्मीनान भरा सांस लिया। हो सकता है मामा इसी वजह से परेशान हो। हाँ हो सकता है, बहरहाल यही सही है, अगले साल शादी हो जानी चाहिए। अरशद ने कुछ मुतमिन होते हुए कहा। वो 16-17 साल का एक दुबला पतला मगर लंबा लड़का था। उसके चेहरे पर बलूगत का वो गहरा रुआ नजर आ रहा था जिसे एक बार भी शेव नहीं किया गया था, और उस रुए ने उसके चेहरे की मासूमियत को बरकरार रखा था। वो स्पोर्ट्स शॉर्ट्स और एक ढीली ढाली शर्ट पहने हुए था। उसके पैरों में कॉटन की जुराबें और जॉगर्स थे। च्युइंगम चबाते हुए उसकी आंखों में एक अजीब तरह की बेचैनी और इस्तिराब था। वो उस वक्त एक पुरहुजूम सड़क के बीचों बीच एक हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ तेजी से तकरीबन उसे उड़ाए ले जा रहा था। वो किसी किस्म के हेलमेट के बगैर था और वो बहुत रश अंदाज से मोटरसाइकिल को चला रहा था। उसने 2 दफा सिग्नल तोड़ा, 3 दफा खतरनाक तरीके से कुछ गाड़ियों को ओवरटेक किया, 4 दफा बाइक चलाते चलाते उसका अगला पहिया उठा दिया और कितनी दूर तक सिर्फ एक पहिए पर बाइक चलाता रहा। 2 दफा दाएं बाएं देखे बगैर उसने बर्फ रफ्तारी से अपनी मर्जी कर लिया। एक दफा वो ज़िगज़ैग अंदाज में बाइक चलाने लगा। 6 दफा उसने पूरी रफ्तार से बाइक चलाते हुए अपने दोनों पांव उठा दिए। फिर यकदम उसी रफ्तार से बाइक चलाते हुए उसने बनने की खिलाफवर्जी करते हुए उस लेन को तोड़ा और दूसरी लाइन में जन्नाटे के साथ घुस गया। सामने से आती हुई ट्रैफिक की ब्रेकें एकदम चकराने लगी। उसने फुल स्पीड पर बाइक चलाते हुए एकदम हैंडल पर से अपने हाथ हटा दिए। बाइक पूरी रफ्तार के साथ सामने से आने वाली गाड़ी के साथ टकराई और वो एक झटके के साथ हवा में बुलंद हुआ और फिर किसी चीज पर गिरा। उसे अंदाजा नहीं हुआ, उसका ज़हन तारीख हो चुका था। वो दोनों लड़के स्टेज पर एक दूसरे के मुकाबले रोस्ट्रम के पीछे खड़े थे, मगर हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स की नजरें हमेशा की तरह उनमें से एक पर मरकूज थी। वो दोनों हेड बॉय के इंतखाब के लिए कन्विंसिंग हो रहे थे और वो प्रोग्राम भी उसका एक हिस्सा था। दोनों के रोस्ट्रम पर एक एक पोस्टर लगा था, जिनमें से एक पर वोट फॉर सालार और दूसरे पर वोट फॉर फैजान लिखा था। उस वक्त फैजान हेड बॉय बन जाने के बाद अपने मुमकिन इक़दामात का ऐलान कर रहा था, जबकि सालार पूरी संजीदगी के साथ उसे देखने में मसरूफ था। फैजान स्कूल का सबसे अच्छा मुकर्रिर था और उस वक्त वो अपने जोश खिताबत के कमाल दिखाने में मसरूफ था और उसे ब्रिटिश लहजे में बात कर रहा था जिसके लिए वो मशहूर था। बेहतरीन साउंड सिस्टम की वजह से उसकी आवाज और अंदाज दोनों खासे मुतासिर थे। हॉल में बिलाशुबा सकूत तारी था और ये खामोशी सिर्फ उस वक्त टूटती जब फैजान के सपोर्टर्स उसे किसी अच्छे जुमले पर दाद देना शुरू होते। हॉल एकदम तालियों से गूंज उठा। आधे घंटे बाद जब वो अपने लिए वोट की अपील करने के बाद खामोश हुआ तो हॉल में अगले मिनट तक तालियां और सीटियां बजती रहीं। इन तालियों में खुद सालार सिकंदर भी शामिल था। फैजान ने फातिहाना नजर हॉल पर और सालार पर डाली और उसे तालियां बजाते हुए देखकर उसने गर्दन के हल्के इशारे से उसे सराहा। सालार सिकंदर आसान हरीफ नहीं था, ये वो अच्छी तरह जानता था। स्टेज सेक्रेटरी अब सालार के लिए अनाउंसमेंट कर रहा था। तालियों की गूंज में सालार ने बोलना शुरू कर दिया, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वो एक लहजा ठहरा। फैजान अकबर एक मुकर्रिर के तौर पर यकीनन हमारे स्कूल का सासा है। मैं या दूसरा कोई भी उनके मुकाबले में किसी स्टेज पर खड़ा नहीं हो सकता। वो लम्हे के लिए रुका। उसने फैजान के चेहरे को देखा जिस पर एक फखरी मुस्कुराहट उभर रही थी, मगर सालार के जुमले के बाकी हिस्से ने अगले लम्हे उस मुस्कुराहट को गायब कर दिया। अगर मामला सिर्फ बातें बनाने का हो तो हॉल में हल्की सी किलकिलाहटें उठीं। सालार के लहजे की संजीदगी बरकरार थी, मगर एक हेड बॉय और मुकर्रिर में बहुत फर्क होता है। मुकर्रिर को बातें करना होती हैं, हेड बॉय को काम करना होता है। दोनों के दरमियान टॉकर और डूअर का फर्क होता है और ग्रेट टॉकर्स आर नॉट ग्रेट डूअर्स। सालार के सपोर्टर्स की तालियों से हॉल गूंज उठा। मेरे पास फैजान अकबर जैसे खूबसूरत लफ्जों की दवाई नहीं है। उसने अपनी बात जारी रखी, मेरे पास सिर्फ मेरा नाम है और मेरा मुतासिर कुन रिकॉर्ड और मुझे कन्विंसिंग के लिए लफ्जों के कोई दरिया नहीं बहाने, मुझे सिर्फ अल्फाज कहने हैं। वो एक बार फिर रुका, ट्रस्ट मी एंड वोट फॉर मी। उसने शुक्रिया अदा करते हुए जिस वक्त अपने माइक को ऑफ किया उस वक्त हॉल तालियों से गूंज रहा था। 1 मिनट 40 सेकंड्स में वो उसी 90 तुले और कैलकुलेटेड अंदाज में बोला था जो उसका खासा था और उसी 1.5 मिनट में फैजान का तख्ता कर दिया था। उसी खुदाई तारुफ के बाद दोनों उम्मीदवारों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था। सालार सिकंदर उन जवाबात में भी उतनी इख्तिसार से काम ले रहा था जितना उसने अपनी तकरीर में किया था। उसका सबसे तवील जवाब 4 जुमलों पर मुश्तमिल था, जबकि फैजान का सबसे मुख्तसर जवाब भी 4 जुमलों पर मुश्तमिल था। फैजान की फसाहत और बलागत जो पहले उसकी खूबी समझी जाती थी, उस वक्त उस स्टेज पर सालार के मुख्तसर जवाबात के सामने चरब ज़बानी नजर आ रही थी और इसका एहसास खुद फैजान को भी हो रहा था। जिस सवाल का जवाब सालार एक लफ्ज एक जुमले में देता, उसके लिए फैजान को आदतन तमहीद बांधनी पड़ती और सालार का अपनी तकरीर में उसके बारे में किया हुआ ये तबसरा वहां मौजूद स्टूडेंट से कुछ और सही महसूस होता कि एक मुकर्रिर से बातें कर सकता है। सालार सिकंदर को हेड बॉय क्यों होना चाहिए? सवाल किया गया क्योंकि आप बेहतरीन शख्स का इंतखाब चाहते हैं। जवाब आया, ये जुमला खुद सताइशी नहीं है। एतराज किया गया, नहीं ये जुमला खुद शनासी है। एतराज को रद्द कर दिया गया। खुद सताइशी और खुद शनासी में क्या फर्क है? एक बार फिर चुपके लहजे में पूछा गया, वही जो फैजान अकबर और सालार सिकंदर में संजीदगी से कहा गया। अगर आपको हेड बॉय ना बनाया तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क मुझे नहीं, आपको पड़ेगा। कैसे? अगर बेहतरीन आदमी को मुल्क का लीडर ना बनाया जाए तो फर्क कौन को पड़ता है? उस बेहतरीन आदमी को नहीं। आप अपने आप को बेहतरीन आदमी करें। एक बार फिर एतराज किया गया, इस हॉल में कोई ऐसा है जो खुद को बुरे आदमी के साथ इक्वेट करे? हो सकता है हो, फिर मैं उससे मिलना चाहूंगा। हॉल में हंसी की आवाज उठी। हेड बॉय बनने के बाद सालार सिकंदर जो तब्दीलियां लाएगा उसके बारे में बताएं। तब्दीलियां बताई नहीं जाती, दिखाई जाती हैं और ये काम हेड बॉय बनने से पहले नहीं कर सकता। चंद और सवाल किए गए। फिर स्टेज सेक्रेटरी ने हसीन में से एक आखिरी सवाल लिया। वो एक श्रीलंकन लड़का था जो कुछ शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं और मेरा पूरा ग्रुप आपको वोट देगा। सालार उसकी बात पर मुस्कुराया। जवाब देने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके ग्रुप के कितने लोग हैं? उसने पूछा। 6। उस लड़के ने कहा। सालार ने सर हिलाया। ओके, सवाल करें। आपको कुछ हिसाब किताब करते हुए मुझे बताना है कि अगर हम 2,67,895 में 9,52,852 को जमा करें, फिर उसमें से 3,99,999 को तकलीफ करें, फिर उसमें 9,29,292 को जमा करें और उसे वो श्रीलंकन लड़का ठहर ठहर कर एक कागज पर लिखा हुआ एक सवाल पूछ रहा था। 6 के साथ जड़ दें, फिर उसे 2 के साथ तकसीम करें और जवाब में 4,92,359 को जमा कर दें तो क्या जवाब आएगा? वो लड़का अपनी बात मुकम्मल न कर सका। 81,42,473। बड़ी बरकतारी के साथ सालार ने जवाब दिया। उस लड़के ने कागज पर एक नजर दौड़ाई और फिर कुछ बेयकीनी से सर हिलाते हुए तालियां बजाने लगा। फैजान अकबर को उस वक्त अपना आप एक एक्टर से ज्यादा नहीं लगा। पूरा हॉल लड़के के साथ तालियां बजाने में मसरूफ था। फैजान अकबर को पूरा प्रोग्राम एक मजाक महसूस होने लगा। 1 घंटे बाद जब वो सालार सिकंदर से पहले उस स्टेज पर रहा था तो वो जानता था कि वो मुकाबले से पहले ही मुकाबला हार चुका था। 150 के IQ लेवल वाले उस लड़के से उसे जिंदगी में इससे पहले कभी इतना असर महसूस नहीं हुआ। इमाम आपा, आप लाहौर कब जाएंगी? वो अपने नोट्स को देखते हुए चौंकी।
सर उठाकर उसने साद को देखा। वो साइकिल की रफ्तार को अब बिल्कुल आहिस्ता किए उसके गिर चक्कर लगा रहा था। कल क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? इमामा ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा। जब आप चली जाती हैं तो मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, वो बोला। क्यों? इमामा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आप मेरे लिए बहुत से खिलौने लाती हैं और आप मुझे सैर करवाने ले जाती हैं और आप मेरे साथ खेलती हैं, इसलिए। उसने तफसीली जवाब दिया। आप मुझे अपने साथ लाहौर नहीं ले जा सकती? इमामा अंदाजा नहीं कर सकी ये तजवीज थी या सवाल। मैं कैसे ले जा सकती हूँ? मैं तो खुद हॉस्टल में रहती हूँ, तुम कैसे रहोगे वहाँ? इमामा ने जवाब दिया। साथ साइकिल चलाते हुए कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, तो फिर आप जल्दी यहाँ आया करें। अच्छा, जल्दी आया करूंगी। इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसा किया करो कि मुझसे फोन पर बात कर लिया करो, मैं फोन किया करूंगी तुम्हें। हाँ ये ठीक है। साथ को उसकी तजवीज पसंद आई। साइकिल की रफ्तार में इजाफा करते हुए वो लॉन के लंबे लंबे चक्कर काटने लगा। इमामा बेध्यानी के आलम में उसे देखने लगी। वो उसका भाई नहीं था। 10 साल 5 साल पहले उनके घर आया था। कहाँ से आया था उसके बारे में वो नहीं जानती थी, क्योंकि उसे इसके बारे में उस वक्त कोई तजस्सुस नहीं हुआ था। मगर क्यों लाया गया था ये वो अच्छी तरह जानती थी। साथ अब 10 साल का था और वो घर में बिल्कुल घुल मिल गया था। इमामा से वो सबसे ज्यादा मानुस था। इमामा को अक्सर उस पर तरसता था। तरस की वजह उसका लावारिस होना नहीं था, तरस की वजह उसका मुस्तकबिल था। उसके 2 चचाओं और एक ताए के घर भी उस वक्त उसी तरह के गोद लिए हुए बच्चे पल रहे थे। उनके मुस्तकबिल पर भी तरस खाने पर मजबूर थी। पायल हाथ में पकड़े साइकिल पर लॉन में घूमते साथ पर नजर जमाए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे देखते हुए वो इस तरह की बहुत सी सोचों में उलझ जाती थी, मगर उसके पास कोई हल नहीं था। वो इसलिए कि कुछ नहीं कर सकती थी।